अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लेबर वेलफेयर आपका एक सब्जेक्ट है एमकॉम फाइनल के अंदर, जिसके अंदर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो देखते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या है। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की, जिसमें हम ये कहते हैं कि प्रबंधन में कर्मचारी की सहभागिता किसे कहते हैं। ठीक है, जो वॉलपॉल है वो कहते हैं श्रमिकों को प्रबंधन में सहभागिता देने का विचार श्रमिकों द्वारा शिकायत करने या सुझाव देने या परामर्श देने या श्रमिकों को रियायत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपक्रम में कार्यकर्ता होने के नाते ऐसा करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करना है, जिससे श्रमिक उपक्रम में, जिसमें उनका धन तो नहीं किंतु जीवन दांव पर लगा हुआ है, स्वयं को सहभागी महसूस कर सके, जॉइंट पार्टनर महसूस कर सके। और सिंपल डेफिनेशन, इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि सहभागिता का से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें कर्मचारियों को संगठन एवं प्रबंधन के विभिन्न स्तरों के पर उन्हें जोड़ा जाता है और उनको निर्णय प्रक्रिया जो होती है उसमें सम्मिलित किया जाता है। डिसीजन मेकिंग में निर्णय की प्रक्रिया में सम्मिलित करने का रूप कुछ भी हो सकता है, उन्हें संगठन के निचले स्तर पर या क्रमांश ऊपरी स्तर पर या उच्चतम स्तर पर भी सम्मिलित किया जा सकता है, किंतु जब भी किसी भी स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया में कर्मचारी को सम्मिलित किया जाएगा उसे हम सहभागिता कहते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जो वर्कर्स हैं उनको मैनेजमेंट अपने डिफरेंट लेवल्स पर अलाउ करता है इन डिसीजन मेकिंग, कि वह भी अपने सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट या कोई उनका कोई राय हो, कोई परामर्श हो, वो दे सकें और वो मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करें। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये मेजर हेडलाइंस हैं। इसको मैं आपको बता रही हूँ कि क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अलाउ किया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो कर्मचारी या उपक्रम तथा समुदाय के सामान्य लाभ के लिए उत्पादन में वृद्धि करना। अब क्या होता है कि जब मैनेजमेंट वर्कर्स को अपने डिसीजन मेकिंग में अलाउ करता है तो ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी या वृद्धि होती है। उसके साथ साथ कर्मचारियों को संस्था के संचालन में उनकी स्थिति व उत्पादन विधि से पूर्ण रूप से अवगत करवाना। सेल्फ एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं आत्म अभिव्यक्ति, वर्कर्स को आत्म अभिव्यक्ति की वो फीलिंग डेवलप होती है। और उसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल पर्पस होता है, जैसे हम मानसिक उपदेश कहते हैं, उनको एक दिमाग में रहता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो मैनेजमेंट का नहीं है, वो हमारा भी है। उसके साथ साथ औद्योगिक शांति बनी रहती है, किसी तरीके की हड़ताल या तालाबंदी नहीं होती है। निर्णयों में सुधार आता है, क्योंकि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है अगर वही सजेशन देता है तो वो जो डिसीजन है वो इम्प्रूव होते हैं। निर्णयों को क्रियान्वयन अगर उनको करना है तो वो भी इजी रहता है। परिवर्तन के लिए आसानी से वर्कर्स रेडी हो जाते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट यूनियन जो है उसमें रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। कर्मचारी प्रबंधन में प्रबंधन श्रम संघ के बीच में परस्पर उन पे विश्वास, एक दूसरे के मैनेजमेंट और वर्कर्स का एक दूसरे पे विश्वास बना रहता है। आत्म अभिव्यक्ति होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, कार्य संतुष्टि है, संचार अच्छा रहता है, प्रभावशाली रहता है, संस्था के संचालन के बारे में जो वर्कर्स हैं उनको जानकारी रहती है, कार्य दशाएँ इम्प्रूव होती है, सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है, मोटिवेशन और मोराल बढ़ता है और शांति बनी रहती है और एक प्रजातंत्र की स्थापना करी जाती है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। फिर आते हैं इम्पॉर्टेंस या एडवांटेजेस क्या रहते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की। प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से क्या फ़ायदा होता है, क्यों एडवांटेज है उसकी, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना होती है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, क्योंकि उसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन रहता है। फिर पारस्परिक सहयोग की एवं सद्भावना रहती है एक दूसरे के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सामाजिक व मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, अभिप्रेरणा रहती है, मोटिवेशन रहता है। औद्योगिक संघर्षों में कमी, डिस्प्यूट
है या स्ट्राइक या लॉकआउट में कमी पाई गई है, उत्पादन में वृद्धि होती है, कार्य क्षमताओं में वृद्धि होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, और एक्सटर्नल जो बाह्य हस्तक्षेप में कमी रहती है, श्रमिकों को तीरा लाभ होता है, उनको बेनिफिट ज़्यादा होता है, उच्च सामाजिक स्तर भी उनको मिलता है, निर्णयों को कार्य कोई भी डिसीजन को अगर हमें लागू करना है तो वो इजी हो जाता है मैनेजमेंट के लिए, और प्रबंधकीय क्षमता में भी वृद्धि पाई गई है। अब आते हैं लेवल्स एंड काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। लेवल एंड काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करें तो पहला आता है सूचनात्मक सहभागिता, जिसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। ये जो है इसके अंदर समितियां या परिषद बनाई जाती हैं और उनसे सूचना प्राप्त करी जाती है। फिर आता है परामर्शदात्री सहभागिता, जिसको हम बोलते हैं कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। इसमें कर्मचारी परामर्श देते हैं। फिर आता है एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, जिसे हम बोलते हैं सहचार्य सहभागिता। इसमें जो कर्मचारी और जो है वो या परिषद या समिति जो होती है वो समस्याओं को उसके समाधान के लिए सुझाव मांगते हैं। जो मैनेजमेंट होता है वो समिति एवं परिषद से सुझाव मांगता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन दिया जाए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, प्रशासकीय सहभागिता। इसमें जो सहभागिता में निर्णय तो सहभागिता से पहले ही ले लिए जाते हैं, किंतु निर्णय का क्रियान्वयन का कार्य इन समितियों में जो परिषद है उनको सौंपा जाता है। डिसीजन तो ले लिए जाते हैं लेकिन उसको क्रियान्वयन करने का कार्य परिषद या समिति को दिया जाता है। डिसीसिव पार्टिसिपेशन, निर्णयात्मक सहभागिता, ये उच्च स्तर पर करी जाती है। ये जो सहभागिता है सदस्यों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। तो ये थे लेवल्स या काइंड्स ऑफ पार्टिसिपेशन। अब इसमें आता है हमारा नेक्स्ट फॉर्म्स या मेथड्स ऑफ पार्टिसिपेशन, जिसमें 5 मेथड्स हैं हमारे सामने। सजेशन मेथड या सुझाव विधि, जिसके अंदर एक सजेशन बॉक्स रख दिया जाता है और जो भी प्रॉब्लम होती है वो सामने रखी जाती है कर्मचारियों के, और उनसे कहा जाता है कि आप अपने सॉल्यूशंस इसमें डालें। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है द ग्रीवियंस प्रोसीजर। ग्रीवियंस प्रोसीजर परिवेदना निवारण प्रक्रिया है, जिसके अंदर जो ग्रीवियंस रिड्रेसल जो ये परिवेदना जो है उसको सॉल्व करने के लिए पूरी प्रक्रिया होती है। परिवेदना को निवारण के लिए एक प्रक्रिया सेट है, उसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसको हम बोलते हैं सामूहिक सौदेबाजी। आपस में बैठकर जो मैनेजमेंट है और वर्कर है वो सामूहिक सौदेबाजी करके एक डिसीजन पर आते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट कंसल्टेशन, संयुक्त परामर्श। इसमें जॉइंट कमेटी या काउंसिल बनाई जाती है, वो जो है उसमें दोनों के मैनेजमेंट के और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। कर्मचारियों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो संचालन मंडल में संचालक नियुक्त करके भी प्रबंधन सहभागिता देते हैं। फिर इसमें आता है हमारा वर्कर्स पार्टिसिपेशन स्कीम्स हैं, बहुत सारी हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे। देयर आर 8 टाइप ऑफ स्कीम्स इंडिया के अंदर रन होती है। पहला है हमारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कार्य समिति है पहला। फिर दूसरा है हमारा परिवेदना निवारण ग्रीवियंस प्रोसीजर। थर्ड है संयुक्त प्रबंध परिषद की स्थापना जो कि 1958 में हुई थी। फिर कार्यशाला परिषद की स्थापना हुई 1975 में। उसके बाद इकाई परिषद व संयुक्त परिषद की 1977 में स्थापना हुई। फिर उसके बाद कार्यशाला परिषद व संयुक्त परिषद की स्थापना 1983 में हुई। उसके बाद कर्मचारी या श्रम संचालक योजना, और उसके बाद कर्मचारी पूंजी विकल्प की योजना। तो ये 8 स्कीम्स है। अब 8 स्कीम्स के अंदर आप आराम से, आपको पहला स्कीम मैं बता देती हूँ जिसको हम बोलते हैं वर्क कमेटी। वर्क कमेटी 1947 में ये जो समिति थी, ये जो स्कीम है वो आई है। इसके अंदर वर्क कमेटी के अंदर कारखाने के अंदर जिसके अंदर 100 या 100 से अधिक कर्मचारी हैं, उसमें एक समिति गठित करी जाती है। सरकार आदेश देती है समिति को गठित करने का, और इसमें जो है सेवा योजक एवं श्रमिक के बीच सद्भाव व अच्छे संबंध का विकास करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आपसी हित पे बात करती है, आपसी हित के जो मामले हैं उन पे बात करती है, और मतभेद को दूर करने की बात करी जाती है। सेकंड आता है ग्रीवियंस प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं परिवेदना प्रक्रिया, जिसके अंदर पूरा प्रोसीजर होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फिर आता है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो है उसके अंदर वो 1958 में ये योजना बनाई गई थी।
अब इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कार्य की दशाओं को, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, उत्पादकता बढ़ाना, सुझाव को प्रोत्साहित करना, अधिनियम व अनुबंध के लिए प्रयास करना, प्रबंधकों में निर्देश के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना, सहयोग की भावना उजागर करना रहता है। अब इसके जो राइट्स हैं, अगर हम जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल की बात करें, इसके जो राइट्स, इसके पास राइट होते हैं टू एडवाइस करना किसी भी बात को, राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मांग सकती है, और इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती है, जैसे कल्याणकारी कार्यों का प्रशासन करना, सुरक्षात्मक उपायों का निराकरण करना, कार्य के घंटे, छुट्टियां, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या सूचियां हैं वो बनाना रहता है। फिर आता है हमारा शॉप एंड जॉइंट काउंसिल, जिसे हम बोलते हैं कार्यशाला व संयुक्त परिषद। इसके अंदर भारत सरकार ने 1975 में जो कर्मचारियों को उद्योग के प्रबंध की सहभागिता देने के लिए ये नई योजना की घोषणा करी थी। यह योजना जो है उन सभी निर्णयों व खनन उपक्रमों में लागू की गई जिसमें 500 या 500 से अधिक व्यक्ति या कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यह योजना निजी, सार्वजनिक व सहकारी या सभी उपक्रमों के लिए खोली गई थी। इस योजना में कारखाने में 2 स्तरों पर लागू किया गया था। प्रथम कार्यशाला स्थल पर और द्वितीय संयंत्र स्तर पर। जो शॉप काउंसिल और इसके जो कार्यशाला स्थल है उस पर, और जो ये संयंत्र स्तर होती है उसके ऊपर भी इसको लागू किया गया था। फिर आता है इकाई एवं संयुक्त परिषद, जिसको अपन बोलते हैं यूनिट एंड जॉइंट काउंसिल। 1977 में जो जनता सरकार थी के द्वारा राजकीय उपक्रमों के प्रबंध के लिए कर्मचारियों की सहभागिता देने के लिए ये योजना की घोषणा करी गई थी। इस योजना के अंतर्गत राजकीय उपक्रम जिसमें 100 या 100 से अधिक अगर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें प्रबंध में द्विस्तरीय 2 टायर सहभागिता देने की व्यवस्था करी गई थी। फिर है न्यू स्कीम फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय सरकार के उपक्रमों के लिए नवीन योजना, जिसके अंदर 30 दिसंबर 1983 को केंद्र सरकार ने ये जो योजना है ये लागू करी थी। उसका मेन फीचर्स थे कि इस योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी उपक्रमों पर लागू करी गई थी, और किंतु ये योजना निम्नलिखित उपकरणों जैसे जिन्हें विशेष छूट होती है या विभागीय संगठन के द्वारा चलाई जाती है वहाँ पर लागू नहीं करी गई थी। और जो शॉप फ्लोर होता है ये योजना सभी उपक्रम के कार्यशाला या संयंत्र स्तर दोनों पर लागू करी गई थी। फिर इसके बाद हमारा आता है वर्कर्स डायरेक्टर स्कीम। वर्कर डायरेक्टर स्कीम्स जो है वो 2 तरीके से ये स्कीम आई थी। स्कीम फॉर वर्कर्स डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, जिसमें वर्कर्स डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, या स्कीम फॉर वर्कर्स डायरेक्टर इन पब्लिक एंटरप्राइज। फिर लास्ट हमारी आती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसे हम बोलते हैं कर्मचारी पूंजी विकल्प योजना, जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें संस्था क्या करती है, अपने जो शेयर्स होते हैं उनको ऑप्शन देती है कि अगर वो अच्छा उत्पादन करेंगे या बचत करेंगे किसी तरीके की तो उन्हें कंपनी अपने शेयर्स देगी। तो ये ऑप्शन आया था, ये स्कीम भी आई थी। अब आता है कॉजेज फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। हो सकता है बच्चों यहाँ पर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको जो बुक का PDF भेजूंगी आप उससे इजीली पढ़ सकते हैं। पारस्परिक सद्भाव का अभाव जो क्या वजह है जिसकी वजह से वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इतना के सामने कि धीरे विकास हुआ इसका, तो पहले सद्भाव का अभाव माना गया। इसमें जो श्रम संघ थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। प्रबंधकों की उपेक्षापूर्ण नीति, जो एक्सपेक्टेशंस थी मैनेजमेंट की वो बहुत ज़्यादा, जो पॉलिसी बनाई थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन के साथ रखते थे वो। समृद्धि समितियों का अस्तित्व, इसमें जो है जैसे बहुत सारी पैरेलल समितियां चलती है, कार्य समिति, श्रम समिति, कैंटीन समिति, तो इनकी स्थापना करी गई थी। तो उसके बाद ये जो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बनाई गई, इनका इम्पोर्टेंस इतनी नहीं रही। श्रमिक नेताओं का स्वार्थपूर्ण नीति होती थी, जो श्रमिक नेता होते थे वह खुद ऐसी स्वार्थपूर्ण नीति रखते थे जिससे इसका विकास धीमा पाया गया। श्रमिकों में अशिक्षा थी, उसके साथ साथ स्थापित परिषदों की निराशाजनक प्रगति, सार्वजनिक क्षेत्र में उदासीनता पाई गई थी, उसके साथ सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव पाया गया, स्वैच्छिक योजनाएं चलाई गई, उसके साथ साथ जो बाद
नेतृत्व का प्रभाव भी पाया गया। इसमें हित संबंधित मामले जो होते थे उनमें देखा गया कि मामलों पर विचार ना करके केवल कार्य संबंधित मामले ही रह गए थे। राजनीतिक दृष्टिकोण भी इसमें पाया गया। सक्रियता का अभाव पाया गया। परिवर्तनों के प्रति रुचि का अभाव पाया गया। प्रबंधकों द्वारा परिषदों को संगठन का अंग ना बनाया गया और एक ही इकाई में एक से अधिक श्रम संघ होने से भी इसको नुकसान रहा। फिर आता है सजेशन, कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो आवश्यक वातावरण का निर्माण, सबसे पहले एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो उसको सपोर्ट करे। श्रमिक शिक्षा होनी चाहिए, श्रमिक के जो है एजुकेटेड होने चाहिए। फिर उसके बाद एक उद्योग में एक ही श्रम संघ होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग श्रम संघ होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। श्रमिकों को योजना का ज्ञान होना चाहिए। स्थापित परिषदों का जो विकास होना चाहिए। प्रबंधकों को सहयोगात्मक दृष्टिकोण उनका होना चाहिए। दोनों पक्षों की मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन दोनों पक्षों का होना चाहिए। परिषदों को शीघ्र व नियमित सभाएं होनी चाहिए। सरकार द्वारा प्रयास, एफर्ट्स, स्पेशल एफर्ट्स होने चाहिए। इससे रिलेटेड समितियों एवं की सीमित संख्या, बहुत ज़्यादा कमिटीज़ नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन की व्यवस्था, स्टैंडिंग कमेटी जो है वो मूल्यांकन करे क्या कार्य हो रहा है, कैसा हो रहा है। निर्णयों का क्रियान्वयन, डिसीजन तो ले लिए जाते हैं लेकिन उनको अप्लाई नहीं करा जाता है। विचारणीय मामले निर्धारित करना, उसके साथ साथ समितियों या परिषद का संगठन का अंग मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परामर्श एवं निर्णयों की प्रक्रिया को भी अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एवं सक्रिय सहयोग होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपका क्वेश्चन आता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस और इसके एडवांटेजेस बताइए और वेरियस स्कीम्स इसमें एक्सप्लेन करिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।